गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल खंड से अध्याय 6। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अध्याय 6 में पढ़ रहे थे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में। वन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग वन के बारे में पढ़ चुके। अब देखेंगे हम लोग घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। हम लोग देखेंगे घास स्थल के बारे में। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो हम लोग यहाँ देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी कैसी होती है, ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सावाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय हम लोग देखेंगे तो ना ही अधिक ठंड और ना ही अधिक गर्म, उष्णकटिबंधीय है ना। तो उस घास स्थल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों में महाद्वीप के भीतरी भागों में पाई जाती है। यहाँ की घास आमतौर पर कैसी होती है? छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ, शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। कंटीली झाड़ियाँ किस स्थान में पाई जाती है? शुष्क रेगिस्तान। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व में मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। अल्पकालिक यानी कम समय में ही ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के
जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। मतलब उनकी जो चमड़ी है और शरीर पर मोटा है ना, वह कैसी क्या होता है, जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी उनकी चमड़ी होती है। इधर दिखाया गया, देख रहे हैं, जो ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं: सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान बनाना चाहते हैं। सलीमा के पिता ने क्या किया, कुछ घने वनों को दिखाकर और कुछ चित्रों को सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए क्या चाहते हैं, स्थान चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए, अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। कौन बोल रहा है इसे? सलीमा। क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या वो सलीमा सोचती है? इसी तरह पेड़ों को काटते रहेंगे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे क्या? ऐसे बोलती है। अब देखेंगे, क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो सलीमा से सहमत हैं अपने दोस्तों के साथ, मतलब वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर क्या करना है, चर्चा करना है। छठवां लेसन कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखेंगे अध्याय 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो हम लोग देखेंगे परिवहन। बस्तियां तो आप लोग जानते हैं, जहाँ लोग क्या करते हैं, रहते हैं, घर बनाते हैं, मतलब वहाँ एक रहने का उनका स्थान है, बस्तियां, है ना। परिवहन यानी जाने आने का सुविधा बोलना चाहिए, यातायात के साधन, है ना। संचार में हो गया, जैसे हम लोग देखेंगे मोबाइल फ़ोन, है ना, टेलीफोन लाइन, टीवी, कंप्यूटर, ये सब क्या है, संचार के साधन है। हम लोग देखेंगे अब मानवीय पर्यावरण के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। मतलब फर्स्ट में मानव किस किस पर निर्भर रहता था? भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर रहता था? प्रकृति पर, है ना, प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ वह नए विचार और नए कौशल को क्या किया? विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके
घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। वह इस प्रकार क्या करता है, मानव अपने आवास के वातावरण को एक अच्छे तरीके से वह बनाता है। तो हम देखेंगे हम लोग बस्तियाँ। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जब मनुष्य हम लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें देखिए हम लोग आदि मानव के बारे में। तो वे क्या करते थे, वे अपना जीवन यहाँ वहाँ घूमकर एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, है ना। वे यहाँ से वहाँ, जब एक जगह की भोजन खत्म हो जाती थी तो वे क्या करते थे, दूसरे जगह चले जाते थे। लेकिन यहाँ मानव क्या करता है कि वह पूरी तरह से विकसित करके वह अपने लिए रहने के लिए घर बनाता है। और जब फसलें पूर्ण रूप से हो जाती है तो उसको काट करके उसको रखने के लिए एक स्थायी रूप से घर बनाना उनके लिए क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था। प्रारंभ में मनुष्य क्या करता था, वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी रूप से घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। प्रारंभ में लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे बसने रहने के लिए वे प्रारंभ करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, बस्तियों का विकास कहाँ हुआ था, नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ क्या था, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं उपजाऊ भूमि भी थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। यहाँ देखेंगे व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण यानी पुनः कार्यों के लिए जो भी कार्य रहता था वह क्या करते थे, वे लोग कार्य करते थे। और विनिर्माण के साथ मानव बस्तियाँ क्या होती गई, बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं वांग ये नदियों की किनारे विकसित हुई। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे सिंधु घाटी के किनारे लोगों का बसाहट किस प्रकार हुआ था उसके बारे में। और साथ साथ में टिग्रिस, नील एवं वांगी नदियों के किनारे क्या हुए थे, विकसित हुई। सभ्यताओं के नाम याद है ना, नदी घाटियों के किनारे, जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती है। बस्तियाँ क्या हो सकती है, यदि हम मानव चाहें तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जा कर के क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं, वहाँ अपना घर बना सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या बोल रहा है, बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी होती है। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। मतलब कुछ समय के लिए बनाई गई घर या बस्तियों को क्या कहते हैं, अस्थायी बस्तियाँ। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर स्थायी बस्तियाँ में रहते हैं। पर्वतों के निवासी अक्सर स्थायी बस्तियों में
रहते हैं ना। पर्वत में रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, एक जगह अपना घर बनाकर वहीं रहने लगते हैं। घन घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। सॉरी, मैं आप लोग को स्थायी बोली थी। तो मतलब घने जंगलों में रहने वाले क्या करते हैं, उन लोग कुछ दिन के लिए ही अपना घर बना करके रह जाते हैं और वह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान भी जा सकते हैं। तो क्या होगी, ये अस्थायी बस्तियाँ। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। आखेट खाने के लिए भोजन, संग्रहण इकट्ठा करना, स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज भी स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग क्या करते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं, बसाव स्थान कहते हैं, यानी रहने के लिए। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं, बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। आदर्श बसाव स्थान के लिए क्या क्या चाहिए, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। ये सब होना आदर्श बसाव यानी आदर्श स्थान के लिए होना जरूरी है। हम लोग यहाँ देखे थे ऋतु प्रवास है ना, यानी मतलब लोगों की मौसमी आवागमन, यानी मौसम के आधार पर क्या करते हैं, लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऋतु प्रवास देखते हैं। सबसे पहले लोगों की मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ऋतु प्रवास कहते हैं लोगों की मौसमी आवागमन, मतलब आना जाना है ना, को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाह की खोज में निकल पड़ते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, वे अपने पालतू पशु को घुमाते रहते हैं ना, यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, मतलब मौसम के आधार पर। मैरी का जन्मदिन था। किसका जन्मदिन था, मैरी का। तो केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। अब मैरी अपने फ्रेंड की केक काटने के लिए वे प्रतीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। किसके घर, मैरी के घर। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था, यानी आने जाने की सुविधा वह मतलब जाम था, रुका हुआ था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाई, गहरी सांस भरी। मैरी की माँ कौन थी, मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपा कर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव आया था। उसने पूछा, शहर में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा।
यहाँ देखेंगे हम लोग प्रसाद हाल ही में कहाँ आया था, गांव आया था। तो उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। शहरों तो हम लोग देखेंगे मिस्टर थॉमस क्या बोलते हैं कि शहरों में बढ़ती आबादी यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, यहाँ देखेंगे मैरी के पिता कौन थे, मिस्टर थॉमस ने क्या कहा था कि मतलब शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए शहरों में यातायात और प्रदूषण हो रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे मैरी ने फिर से पूछा, यदि इतनी अधिक जनसंख्या में लोग शहर में रहते हैं, शहर में आते रहेंगे, तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। मैरी क्या पूछते हैं कि यदि इतनी अधिक जनसंख्या में लोग शहर आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस ने कहा, यहाँ यही कारण है कि अत्यधिक जनसंख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती है, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। मिस्टर थॉमस क्या बोलता है कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ यानी अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती है। यानी शहरों में क्या होते हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, मतलब बोलना चाहिए लोग गाँव से आकर कहाँ बजाते हैं, शहरों में, तो वहाँ की आबादी क्या होती है, बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ बोल रहा है कि गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाले, यानी वहाँ पर क्या करते हैं लोग जा जाकर वहाँ की ज़मीनों पर या फिर वहाँ की जगह पर क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। शहरों में जल मतलब पाइपलाइन के द्वारा होता है, तो और विद्युत की कमी एक क्या है, सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं। किसने कहा, प्रसाद ने, कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। यह किसने कहा, प्रसाद ने। वहाँ सुविधाएं नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए क्या है, ताज़ी भूमि मिलती है, ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादा बीमार थे तो उनको शहर के अस्पतालों में लाया गया था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ये क्या हो गया, देखिए इधर सघन बस्तियाँ और ये प्राकीन बस्तियाँ, मतलब अलग अलग दूर दूर जगह पर बसा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर फैला हुआ बस्ती है, यहाँ पर हो गया, यहाँ घर हो गया, इधर इधर मतलब फैले हुए। और ये क्या हुए, सघन बस्तियाँ, यानी घर कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एकदम घने दिखाई दे रहे हैं ना। तो ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ, ये क्या है, ग्रामीण बस्तियाँ कहलाएंगी क्या, नहीं है ना। ये क्या हो गया, शहरी बस्तियाँ, और ये ग्रामीण बस्ती में आ जाएंगी। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ, गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, पानी की दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। हम लोग देखेंगे गांव में क्या क्या होता है, कृषि, मत्स्य पालन, मछली पालन, वानिकी यानी वहाँ पर
विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाई जाती है दस्तकारी हाथों से, और पशुपालन भी संबंधित कार्य होता है। ग्रामीण बस्ती सघन या प्राकीर्ण होती है। ग्रामीण बस्ती कैसी होती है? सघन भी होती है और प्राकीर्ण यानी फैली हुई दूर दूर एक एक घर होती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। सघन बस्तियों में घर कैसे बनी होती है? पास पास बनी होती है। प्राकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। प्राकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अतिउष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम देखेंगे प्राकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर कैसे होते हैं? दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किधर होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगल एवं अतिउष्ण, वहाँ पर मतलब जलवायु कैसी होती है? अच्छी होती है, तो वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल क्या करते हैं? घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के लिए समय जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट का घर बनाए जाते हैं। स्टल्ट लिखाया है, का घर बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए स्टल्ट का मतलब यहाँ क्या किया? लकड़ी को बांध कर, यानी ये स्टील का मकान बनाया हुआ है ना। जहाँ अधिक मतलब पानी का जमा होता है तो वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टील पर घर बनाए जाते हैं, जैसे खंभे गाड़ के, है ना, बनाया गया है। तो चित्र 7.4 पर स्टील का घर कैसे बनाते हैं देख लीजिए। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाली घर पाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की बनाई जाती है? मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। किस चीज़ का? पत्थर, पंख बोले तो जैसे घास फूस के हैं ना, या फिर कुछ पत्तों के। पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग कर यहाँ तृण दिया हुआ है, जैसे घास फूस के जो झाड़ी टाइप से है ना, आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। शहर क्या होती है? नगर छोटी एवं नगरीय बस्तियां में नगर छोटी होती है और शहर जिस क्षेत्रों में बड़ी बस्तियां। तो नगरीय क्षेत्र के लोग निर्माण एवं व्यापार सेवा क्षेत्रों में क्या है? कार्यरत हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए।
तो हम लोग कौन कौन से नाम देंगे? सीतापुर हो गया है ना, ये हमारे नगरीय क्षेत्र है। तो बच्चों आज इतना ही, आज के लिए आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। नागरिक शास्त्र से अध्याय 3। तो यहाँ देखेंगे हम लोग पंच और विधायक के चुनाव में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का कानून कैसे बना? अपने शब्दों में लिखिए। ये 2 क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए, और होमवर्क करके समय से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।